सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। और भाई स्टूडेंट्स, हमारा पिछला लेक्चर यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक्स रह रहा था, मतलब 2-3 क्वेश्चंस रह रहे थे, तो उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यूनिट 3 के जो जो क्वेश्चंस बच गए थे, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं? गुड मॉर्निंग मैम। एचएपी में कल्याण हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा भाई, हैं? अच्छे मार्क्स भी आएंगे। कल्याण तो कल्याण। अब मैं क्या बोलूं, ऐसे वैसे मॉर्निंग में ये वर्ड बोलने नहीं चाहिए। सबको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अगर किसी को कुछ आता भी नहीं होगा तो भी उसे ये बोलना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन को समझाओ तो सही, हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ऐसे करो, उसको समझाओ, बताओ कि तुम कर सकते हो। अगर तुम स्टार्टिंग में बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, फिर भी आप ऐसा बोलोगे कि होगा या नहीं होगा, असमंजस में रहोगे, नहीं हो पाएगा बेटा कुछ भी। जब तक खुद को समझोगे नहीं, खुद को अपने असमंजस में रखोगे कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो डायरेक्ट हमारा जो ब्रेन है वो 70% नेगेटिविटी एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेता है। दिन में 70% वो गलत चीज़ों की तरफ भागता है, 30% वो अच्छी चीज़ों के लिए भागता है। तो आप पहले अपने माइंड को मेकअप करके थोड़ा अच्छी चीज़ों की तरफ धकेलने की कोशिश तो करो, नहीं तो गलत चीज़ों की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। तो बेटा पढ़ाई इजी है, सिर्फ उसको ये समझाने की कोशिश है। ब्रेन को समझाओ कि मैं कर सकता हूं, ओके, डरो मत। मैम हाउ टू प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर कैसे करना है? जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात 2 पॉइंट आपके क्लियर माइंड में होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए। वहां कोई गंदी राइटिंग लिख के आओगे या गंदा डायग्राम बना के आओगे, डायग्राम अगर अच्छा भी होगा, आपकी राइटिंग की वजह से मार्क्स काट लिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, एचएपी मतलब डायग्राम, एचएपी मतलब चार्ट, क्लासिफिकेशंस। जो चार्ट के थ्रू आप एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करोगे, वो एक्सप्लेन सबसे बेस्ट होता है। आप थियोरेटिकल पोर्शन वो बच्चा लिखता है जिस बच्चे को कुछ आता नहीं है और वो उसमें क्या क्या भर के आता है उसे खुद भी पता नहीं रहता। तो सबसे पहले ये 2 मंत्र ही याद रखने हैं, एचएपी में डायग्राम बनाना है और अपनी राइटिंग बेस्ट करनी है। ठीक है, डायग्राम का सेशन रखेंगे हम लोग कि इजी डायग्राम कैसे बनाएं, हार्ट का डायग्राम और भी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स है उसके डायग्राम इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सेशन भी बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, परेशान ना होइए आप। मैम 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करें? 15 नंबर का क्वेश्चन जितना, अगर आपको मान लो ब्लड ही दे दिया 15 नंबर में, तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, ब्लड के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। सबसे पहला पॉइंट ये भाई, सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि ब्लड एक फ्लूइड है। उसके बाद आप लोग को ये भी मालूम होगा, मैंने ये ब्लड पढ़ा कहाँ से आया, कहाँ से, बॉडी फ्लूइड से आया। तो आप ब्लड को थोड़ा सा ओरिजिन तक एक्सप्लेन करोगे, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। ब्लड के अंदर 15 नंबर में आप जितना आपको मालूम है सब लिख सकते हो। ब्लड के अंदर बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के अंदर ही ब्लड आता है, फिर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन आ जाता है, आरबीसीज आ जाती हैं और डब्ल्यूबीसीज आ जाती हैं, प्लेटलेट्स आ जाती हैं। उसके बाद ब्लड के अंदर ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं। ब्लड ग्रुप्स भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत सारा मटेरियल आप कलेक्ट करके एक जगह पेश कर सकते हो। अगर वही 2 नंबर में पूछता तो आप ब्लड की डेफिनेशन लिख देते और ब्लड के क्लासिफिकेशन लिख देते कि ब्लड क्या है, एक प्लाज्मा 55% है, उसके अंदर 45% सेल्स है, ये वाली सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर ये प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है, खत्म 2 नंबर में। लेकिन 15 नंबर में आपने जितना उस टॉपिक के बारे में मालूम है सब कुछ आपको लिख देना है। ब्लड कंपोनेंट्स, फंक्शन, एनीमिया, ब्लड ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर धीरज भिंड।
बिल्कुल राइट। ब्लड के कंपोनेंट, उसका फंक्शन और ब्लड का डिसऑर्डर, जैसे अनीमिया आपने पढ़ा था, अगर सिंगल देता है सिंगल, नहीं तो सब कुछ लिख देना है। 15 नंबर का क्वेश्चन मतलब वो आपसे सारी चीजें पूछ रहा है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन वो आपसे टू द करेक्ट पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट वही बताना है। ये नहीं कि कुछ आपने घुमा फिरा के चीज लेके जानी, नहीं, सीधा पॉइंट आंसर लिखना है। क्लियर? चलो, बहुत टाइम पास कर लिया हमने। यूनिट 3 पे हम लोग आ रहे थे, अरे इतना पीछे मत जाओ, कहाँ आ गए हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। जस्ट अ सेकेंड, मैं पानी की बोतल ले आऊं। ओके स्टूडेंट्स, क्या बताना है धीरज, क्या पूछ रहे हो आप? अजीत यादव 15 नंबर का नहीं आता है। आरजीपी वालों, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का बेटा 15 नंबर का आता है क्वेश्चन 15 नंबर में। आप धीरज क्या पूछ रहे हो बताओ, क्या पूछा आपने? तो यहां जो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, आप ये भी ब्लड के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म भी किसके अंदर आता है? ब्लड के अंदर ही। खून के जमने की मैकेनिज्म मींस खून के जमने की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, कैसे हमारे शरीर के अंदर या शरीर के बाहर ब्लड क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग मतलब ये कोएगुलेशन एक प्रोसेस होती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस हम इसको बोलते हैं। महाराष्ट्र BATU यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेम में मई में होंगे क्या आप लोग के एग्जाम? फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत ज़्यादा लेट चले जाएंगे आप लोग के। तो ऊपर जो गया, ऊपर क्या गया है आपका क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन क्या पूछे? मैम सेकंड सेशनल में HAP 30 में से 26 मिला है, सही दिए हैं मैम। अच्छा, जितना आपने लिखा है करेक्ट लिखा था। 4 मार्क्स कट गए हैं, बट कोई इशू नहीं है, लेकिन इतने भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने मतलब शायद आपके फर्स्ट में भी आपने बताए थे, कल भी आप बता रहे थे सेशनल के। अगर ऐसे ही आपके मार्क्स अच्छे आते रहे एग्जाम में, आपके एक बंच बन करके आपको एग्जाम में मिलता है। क्यों? थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आप डेली कर रहे होते हो, आपको उस टाइम नजर नहीं आता कि मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूं तो उससे क्या फायदा है, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एग्जाम टाइम में वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसीलिए फायदा देती है, जब आप बस उसका रिवीजन करने बैठते हो, आपको सारी चीजें रिकैप हो जाती है और एग्जाम में फिर आप परफेक्ट कर पाते हो। अब जो बच्चा है वो एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ेगा, वो सिर्फ इतना पढ़ पाएगा कि मैं मोटे मोटे पॉइंट पढ़ लूं, हेडिंग्स पढ़ लूं, बस जाके मैं एग्जाम में लिख दूं, इतनी बात होगी उस बच्चे के लिए। और वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है, ना कि वो टॉपर बनने के लिए। और आप लोग को तो टॉपर्स बनना है ना इस बार। अगर आप लोग को यहाँ पे आना है BSP फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको टॉपर बनना पड़ेगा। आप लोग को ऑलरेडी बताया भी गया है, जो बच्चा टॉप करेगा उसको यहाँ पे बुलाया जाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। परफेक्ट बच्चे के साथ मस्ती वस्ती करेंगे हम लोग, क्योंकि आपका रिजल्ट मतलब हमारी मेहनत सफल। आपका रिजल्ट खराब मतलब हमारी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, है ना। सीधी बात यह है। मैम मेरे कॉलेज में सेशनल का नंबर ही नहीं बताते हैं। अजीत, आपके कॉलेज में नंबर ही नहीं बताते हैं तो गलत बात है, तो पूछा करो उनसे। अगर नंबर नहीं बताएंगे तो हमें हमारी परफॉर्मेंस पता कैसे चलेगी?
चलिए आ जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म कैसे होता है। तो फर्स्टली आपको इतना तो मालूम है, ब्लड के अंदर दो पोर्शन होते हैं, वन इज प्लाज्मा पोर्शन, सेकंड वन इज सेल्स पोर्शन। सेल्स के अंदर आपकी WBC, प्लेटलेट्स और RBCs आ जाती हैं। प्लाज्मा के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, जस्ट लाइक वाटर, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, कुछ गैसेस और अदर छोटे मोटे सब्सटेंसेस, मोलिक्यूल्स, ये सारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारी सेल्स हैं, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग सेल्स कौन सी होती है? आप लोग आंसर करिए, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग सेल्स कौन सी होती है? तो ब्लड के अंदर जो आपकी क्लॉटिंग सेल्स है, आप लोग को मालूम ही है, क्लॉटिंग सेल्स इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स क्या है? ब्लड कोएगुलेट, ब्लड क्लॉटिंग करती है। तो हमने यह लिख दिया ब्लड क्लॉटिंग। बात क्लियर? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बनी? नहीं बनी। अब कुछ विटामिन्स, कुछ आयंस, कुछ अदर मोलिक्यूल्स, कुछ प्रोटीन्स हमारी मदद करते हैं इस ब्लड को क्लॉट करने में। तो हम यहां लिख देते हैं प्रोटीन, आयंस, विटामिन्स, ये हमारी क्या कर रहे हैं? ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो इनके नाम कौन बच्चा बताएगा? ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो प्लेटलेट्स की मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग करने में, खून को जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? जल्दी से आंसर करेंगे फास्ट। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ऐसा जो प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ऐसे कौन सा आयन है जो क्लॉटिंग में मदद करता है? कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है? विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ना MCQs में भी पूछ लेते हैं, इसलिए आप लोग को ये तीनों के मैंने नाम बताए हैं। ये तीनों किसकी मदद कर रहे हैं? प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हम और दूसरे नाम से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्ट है या थ्रोम्बोसाइट्स? जल्दी बोलो, 2 वर्ड बोले हैं मैंने, कौन सा करेक्ट है? थ्रोम्बोप्लास्ट या थ्रोम्बोसाइट्स? विच वर्ड इज करेक्ट? बोलेंगे सभी स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं? लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन है। तो जल्दी से मुझे आंसर करेंगे, कितने बच्चों को इसका आंसर आता है? कितने बच्चों को आंसर आता है? वेरी गुड। सबसे पहले आंसर किसका आया है देख लेते हैं, सौरभ कुमार का। थ्रोम्बोसाइट्स इसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। अब आपने इतने पॉइंट तो देख लिए, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम कास्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग प्रोसेस। बात क्लियर है?
ये होती है जी 4 स्टेज में पूरी। क्या होती है? 4 स्टेज में इसको पूरा किया जाता है। जो क्लॉट होगा वो 4 स्टेज में होगा। मैम मेरे सेशनल खराब गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उस टाइम सब याद किया था भूल गया था। क्यों मेंटली डिस्टर्ब क्यों हो गए? क्या प्रॉब्लम आ गई थी बेटा? चलिए, हमने इतनी बात कर ली। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को हम कास्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। अब आपने देखा होगा कहीं आपको किसी ने सभी को कभी ना कभी कट लगा होगा, कोई चोट लगी होगी जिसके कारण आपका खून बहा होगा, ब्लड निकला होगा, और देखा होगा 2-4 मिनट के बाद वो जो ब्लड होता है वो क्लॉट होकर अपने आप वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है ना। अगर आपको हल्का मुल्का कट लगा है और कहीं ज़्यादा कट लग गया है तो उसके लिए तो डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ता है। अगर डॉक्टर के पास अब नहीं गए हो, हल्का मुल्का कट लगा है, थोड़ी देर बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो वो कितने टाइम के अंदर वो ब्लड निकलना बंद होता है? तो वो टाइम 3 से 4 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट में आपका ब्लड निकलना बंद हो जाएगा अगर आपको हल्की चोट लगी होगी तो, है ना। वो क्यों? थ्रू अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो 4 स्टेज में प्रोसेस होती है। फर्स्ट स्टेज, तो हम यहां लिख लेते हैं स्टेज फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? जो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स आ जाते हैं एयर के कांटेक्ट में। भाई हमें यहाँ कट लगा और खून निकल रहा था, 3 से 4 मिनट बाद ऑटोमेटिक ही बंद हो गया। तो क्यों बंद हुआ? जो खून निकला अंदर, हम पहले यहाँ एक ब्लड वेसल बना लेते हैं। ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स, और यहाँ से हमें लग गया कट, ठीक है। और इस ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है, आरबीसी बना ली। इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये हो गई डब्ल्यूबीसीज, ये हो गई डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। इसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जी, क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। तो हम ये बना लेते हैं प्लेटलेट्स, थोड़ा मोटा छोटा करते हैं हम इसको, और ये लीजिए। तो सबका नामकरण कर दें। ये येलो वाली हो गई आपकी WBC, और ये हो गई आपकी, गलत लगा दिया, ये हो गई, अरे पीछे जाओ यार, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेटलेट्स, ये हो गई आपकी आरबीसीज। अब हमें यहाँ कट लगा है तो क्या निकलना शुरू हो गया? आरबीसी भी निकलनी शुरू हो गई, आपके डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब निकलने शुरू हो गए। ये हमारा ब्लड निकलना यहाँ शुरू हो गया। अब इस ब्लड को क्लॉट होने के लिए समथिंग कितने मिनट की जरूरत होती है? 4 मिनट। 4 मिनट में ये ब्लड क्लॉट हो जाता है और फिर यहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, और ये जो नॉर्मल प्रोसेस है आगे फिर चलती रहती है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ रिलीज हमारा WBC भी हुआ, प्लेटलेट्स भी हुआ, RBC भी हुआ। तो पहली स्टेज में ये जो बाहर की एयर है, तो हम बाहर एयर बना लेते हैं। ये बाहर किसके कांटेक्ट में आया? एयर के कांटेक्ट में आया ये वाला पोर्शन। एयर के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ? पहली प्रोसेस हमारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू हो गई। हमारी एक पॉइंट याद रखो, पहले
हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हिपैरिन। कौन सा प्रोटीन है? हिपैरिन। तो उसका भी नाम लिख लेते हैं, हिपैरिन। अब इस प्रोटीन की वजह से क्या हुआ? इस प्रोटीन की वजह से बेटा जी ये होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या नहीं होता, वो ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं है हमारे शरीर के अंदर, इसके कारण, हिपैरिन के कारण। बट ये हिपैरिन अगर एयर की कांटेक्ट में आ जाए तो ये हिपैरिन मर जाता है, फिर स्टार्ट होती है ये प्रोसेस, क्लॉटिंग प्रोसेस। क्लॉटिंग प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक एयर के कांटेक्ट में ना आ जाए। समझ में आ रही है बात? बैक तो नहीं लगेगी? आप लोग इतना डरते क्यों हो, पहले ये बताओ। बैक नहीं लगेगी, मैं पास तो हो जाऊंगा ना, मेरे कम नंबर तो नहीं आएंगे, मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा क्या मैम? मतलब इतने सारे क्वेश्चंस है आपके, उसका एक सीधा जवाब है, बेटा तू कर सकता है। खुद को समझाओ, कर सकता है तू। जब तक आप खुद को ये नहीं बताओगे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप करोगे कहां से? आपका ब्रेन, आप जो उसको बताते हो वो वही करता है। आप ये बोलना शुरू कर दो, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं सुबह नहीं उठ सकता, किसी भी हालात में आप उठ नहीं पाओगे। लेकिन आप रात को ये कह के सो कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगा। हमारे ब्रेन से बड़ा अलार्म कोई नहीं होता है। आप चाहे कितने अलार्म लगा लो, फोन के अलार्म लगा लो, डीजे साइड में बजा लो, जब तक आपका ब्रेन ये नहीं बोलेगा उठ बेटा खड़ा हो, सुबह हो गई है, तुझे पढ़ना भी है, तब तक आप उठोगे नहीं। तो पहली बात तो ये, अपने ब्रेन को ये बताओ, अरे तू कर लेगा, सारी चीज कर लेगा। दिक्कत किस चीज की है? आपके डर की। आपके अंदर लग रहा है डर। आपने पढ़ा तो सब कुछ है, एक एक बार आपने लेक्चर देख भी लिया, चलो मैं डेली लाइव क्लास अटेंड भी कर रहा हूं, पर मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर लग रहा है, अरे मैं पास तो हो जाऊंगा ना, मैम ने इतना पढ़ाया है, इतने से काम चल जाएगा क्या? मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए था, एक एक पॉइंट पढ़ना चाहिए था। तो एक एक पॉइंट पढ़ने के लिए बेटा एक दिन की मेहनत नहीं लगती। पिछले 8 महीने से क्लासेस हो रही है, 7 महीने से क्लासेस हो रही है, तो वो क्लास आपको डेली अटेंड करनी होती है ना? तब तो आप जाके यहां तक कर पाते कि हाँ मैं लग रहा हूं कुछ। अब आप ज्वाइन, पेन किलर बैच वाले बच्चे स्पेशली अभी ज्वाइन हो रहे हैं, अगले 2 महीने में उनके एग्जाम होंगे या 1 महीने में, और आरजीपीवी वालों के तो 14 मार्च से है ही। तो वो क्या करें? उनके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगाने ही पड़ेंगे। वैसे कायदे वाली जो बात होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी बताने ही नहीं चाहिए सही में। क्यों? बच्चा सिर्फ यही सोचता रहता है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जब तक आपके पास भाई पूरा सिलेबस आपके पास है, 5 यूनिट आपके पास है, पूरी करो ना कंप्लीट। क्यों नहीं कर पाते? क्यों? आपकी मेंटलिटी बन चुकी है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही पढ़ के पास होऊंगा, इसलिए आप नहीं कर पाते पूरा सिलेबस। धर्मेंद्र आप लेट हो गए क्या? फिर से एक्सप्लेन करना है? चलो फिर से आओ, टॉपिक बीच में ही आप भुलवा देते हो। हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। प्लेटलेट्स की मदद कौन सा प्रोटीन करता है? फिब्रिनोजन प्रोटीन करता है। कौन सा आयन करता है? कैल्शियम आयन करता है। विटामिन कौन सा करता है? विटामिन के करता है। अब यहाँ ये है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा आप देख लेना, यहाँ पे भरा हुआ रहता है लिक्विड पोर्शन में। प्लाज्मा भी है, WBC, प्लेटलेट्स, RBC। जब आपको कहीं कट लगा तो आपका ब्लड निकला, और बाहर क्या होता है? एयर होता है, हमारे चारों तरफ एयर है। अब जैसे ही ये ब्लड एयर की कांटेक्ट में आया, विदिन 4 मिनट ये ब्लड क्या हो गया? क्लॉट हो गया, मतलब जम गया। तो वो जमा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अंदर की बात हो रही है, अंदर क्या होता है? हिपैरिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण
ये खून को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। अब भाई जैसे ही बाहर के एयर के कांटेक्ट में आया, ये हिपैरिन उस साइड से क्या हो गया, मर चुका है। हिपैरिन जैसे ही एयर की कांटेक्ट में आएगा, ये सीधा हो जाएगा, ये मर जाएगा। मरने के बाद शुरू होगी आपकी कास्केडिंग प्रोसेस, मतलब ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब ये प्रोसेस 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहला पॉइंट, जैसे ही पहली स्टेज आई, प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आ गए। ये है आपका एयर के कांटेक्ट में आते ही इन्होंने क्या करा इन्होंने, जो ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये एयर के कांटेक्ट में आकर बना लेंगे थ्रोम्बोब्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन्होंने बना लिया। ठीक है, अब आ जाती है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या हो रहा है, स्टेज 2, ये जो थ्रोम्बोब्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या करेंगे बताओ जल्दी, ये क्या करेंगे, ये आ जाएंगे यहाँ पे, ये आयंस इसकी मदद करते हैं, कैल्शियम आयन मदद करते हैं। एक होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। ये दोनों जाकर के इसको एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेट। तो यहां पहली स्टेज में थ्रोम्बोसाइट्स एयर की कांटेक्ट में आए और बना लिया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन भाई साहब जाएंगे कैल्शियम के साथ साथ, कैल्शियम उसके साथ जाएगा भाई मदद करने के लिए, 2-4 बंदों को लेके जाता है अपने साथ साथ। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयंस एक्टिवेट करेंगे प्रोथ्रोम्बिन को, और प्रोथ्रोम्बिन बदल जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद कन्वर्ट होगा आपके थ्रोम्बिन में। क्या, थ्रोम्बिन में। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई। ये इनएक्टिवेट फॉर्म में था, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन मिल करके इसको थ्रोम्बिन में चेंज कर देंगे। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, स्टेज 3 आ गई। स्टेज 3, थ्रोम्बिन अब ये थ्रोम्बिन क्या करेंगे, यहां चल रही है सारी प्रोसेस, ध्यान से देखो, क्योंकि यहां से हमें कट लगा, इधर से ब्लड निकला और एयर की कांटेक्ट में आने के कारण ये मरे। अब शुरू हो रही है कास्केडिंग प्रोसेस। कास्केडिंग प्रोसेस में 3rd स्टेज में थ्रोम्बिन किसके पास जाता है, थ्रोम्बिन जाता है फिब्रिनोजन के पास। अब ये फिब्रिनोजन क्या है, कौन से पेन से लिखें, इससे लिख देते हैं। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन आपको मालूम है ये प्रोटीन है, प्रोटीन फिब्रिनोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। अब ये थ्रोम्बिन भाई साहब इसको एक्टिवेट करेंगे। ये प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इसको भी जगाना पड़ता है। ये भी कुंभकर्ण है, ये भी कुंभकर्ण है, ये भी कुंभकर्ण है, दोनों के दोनों कुंभकर्ण है। जब तक इनको कोई ना कोई जगाता नहीं है तब तक ये जगते नहीं है। ठीक है, तो इनको जगाने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जगाना पड़ता है प्रोथ्रोम्बिन को, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन जाकर के जगाता है फिब्रिनोजन को। फिब्रिनोजन यहाँ पे इनएक्टिवेट फॉर्म में है और ये कन्वर्ट, जैसे ही थ्रोम्बिन उसके पास आया, अलार्म एकदम सायरन बज गया, ये फिब्रिनोजन उठा
और एकदम कन्वर्ट हो जाता है फिब्रीन में। किसमें? फिब्रीन। फिब्रीन हम लिखते हैं, ओके, फिब्रीन। ध्यान से देखिए, स्टेज 4 आ गई। क्या आ गई? स्टेज 4। स्टेज 4 में ये फिब्रीन के साथ क्या होने वाला है भाई? देखो, अब ये फिब्रीन एक्टिवेट हो गए। ये फिब्रिनोजन इनएक्टिवेट फॉर्म में था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है फिब्रीन में। अब ये फिब्रीन क्या होंगे? एयर की कांटेक्ट में आएंगे। काय की कांटेक्ट में आए जी? एयर की कांटेक्ट में आएंगे। ऐसा होगा? मैंने सही बोला है या गलत बोला है? देखते हैं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को। क्या ये फिब्रीन एयर के कांटेक्ट में आएंगे? जल्दी बोलेंगे। कितने बच्चों को मालूम है फिब्रीन किसके कांटेक्ट में आता है? अच्छा, एयर के कांटेक्ट में आएंगे। गधो, कुछ नहीं मालूम तुम्हें। ये फिब्रीन एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं मालूम बस। अब जो ये प्लेटलेट्स हैं, जो आरबीसीज हैं, ये आरबीसी हो गई, और हमने क्या बनाया था? ये हो गई आपकी, और ये हो गई, ये क्या है? प्लेटलेट्स हैं। ये क्या है? WBC हो गई, ठीक है। और ये क्या है? RBC हो गई। जो ये फिब्रीन जालीनुमा स्ट्रक्चर है, उस जालीनुमा स्ट्रक्चर में आकर ये RBC, प्लेटलेट्स और WBC फंस जाते हैं। जैसे हम सुबह, आप एक सिंपल एग्जांपल लो, चाय पीते हो, चाय को बना करके पहले छानते हो ना, या डायरेक्ट चाय पत्ती भी पी लेते हो? नहीं ना, उसको छान करके पीते हो। तो जो वहां पर ये जो छन्नी लगी हुई है, इस छन्नी के द्वारा ये ऊपर सारे के सारे फंस जाते हैं। तो इस साइट ऑफ एक्शन पर ये जाली, इस जाली नुमा स्ट्रक्चर जाकर के इस तरीके से फंस जाती है, और फिर इस पर ये अदर जो सेल्स हैं वो आकर के फंस जाती हैं। राइट, ये फंस गई और ब्लड क्लॉट हो गया। ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉट हो चुका है। बोलो। तो सीधा सीधा हम ये भी बोल सकते हैं, अगर आप सिंपल एक लाइन में ये पूरी प्रोसेस लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? यही बनाते हैं, छोटा सा ब्लड क्लॉट लिख दे। यहाँ ब्लड क्लॉट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम सिंपल प्रोसेस से समझो। सबसे पहले हमने क्या करा? प्रोथ्रोम, THROMBIN, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करा थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करा थ्रोम्बिन में, तो यहाँ थ्रोम्बिन बना लिया। थ्रोम्बिन ने किसको एक्टिवेट करा? थ्रोम्बिन ने किसको एक्टिवेट करा? थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट करा फिब्रिनोजन को। फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन किस में बदला? फिब्रीन में। फिब्रीन में बदला। फिब्रीन एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है, बस देन क्लॉट हो गया। सीधी प्रोसेस, बिल्कुल कोई भेद नहीं है इसमें। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है। अगर इस तरीके से लिखते हो तो भी चलेगा, ये तो आपको बनाना ही है। ऐसे एक्सप्लेन कर देना आप, और ऐसे स्ट्रक्चर बना देना कि ब्लड निकल रहा है वहां से, और ये दिखा देना जाली बना करके, इस जाली को शो कर देना, दिस इज फिब्रीन।
एग्जामिनर को पता चल जाएगा इस बच्चे को सब कुछ आता है, बस दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया? इसकी थ्योरी बनाने में क्या प्रॉब्लम है, आप बता सकते हो। सारी चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। चलिए, तो ये आप ब्लड कोएगुलेशन इस तरीके से लिख लीजिएगा, यहां लिख लेगा, ये रही। आपको इसका पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों यूनिट्स के अपलोड हो जाएंगे। अपलोड हो भी गया है, शायद आज ही अपलोड हुआ है, तो अब वो चेक कर लीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है, जितने बच्चे यहाँ हैं इस क्लास के बाद जस्ट आपकी पुनीत सर की क्लास होगी, एनालिसिस की क्लास आई थिंक, है ना, तो वो आप अटेंड कर लेना सभी। शाम को क्लास नहीं होगी उनकी, अभी क्लास होगी इस क्लास के खत्म होने के जस्ट बाद, तो सभी स्टूडेंट्स को कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। चलो, ये आप लोग सारी चीज देख लेना, सारी वही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिन टू फिब्रिन, ठीक है, सब पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉडी फ्लूइड एंड राइट डाउन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पॉइंट दिए गए हैं। बॉडी फ्लूइड मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जितने बच्चों ने सारे लेक्चर अटेंड करे होंगे उसको बॉडी फ्लूइड से लेके ब्लड ग्रुप तक सारी चीजें आती होंगी। नहीं आती होगी तो हम फिर से रिकैप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो स्पेशली हमारे शरीर के अंदर बॉडी फ्लूइड होते हैं, अलग अलग तरीके के बॉडी फ्लूइड होते हैं, है ना। उसके अंदर ब्लड एक मेन बॉडी फ्लूइड होता है। क्यों? ब्लड की कंपोजिशन ज़्यादा होती है और एक नॉर्मल जो इंटररेशियल फ्लूइड मैंने बताया था उसकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। इंटररेशियल फ्लूइड की कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटररेशियल फ्लूइड बोलो, सेल के बाहर होता है कि सेल के अंदर होता है? इंटररेशियल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है जी? इंटररेशियल फ्लूइड सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। तो स्पेशली हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी वेट, कोई अगर 70 kg का है, कोई 100 kg का है, कोई या 50 किलो का है, XYZ, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो बॉडी फ्लूइड होता है वो कितना परसेंट होता है? कितने परसेंट होता है जी? बोलो, ध्यान से देख लो। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ बॉडी वेट। जो भी पर्सन होगा उसका जो भी वेट होगा उसके वेट के अकॉर्डिंग बॉडी फ्लूइड 70% होता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। बॉडी फ्लूइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर सेल के बाहर। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को ICF बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को ECF बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ICF मतलब इनसाइड द सेल। 55% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, 55% टोटल बॉडी वाटर से ये फ्लूइड बना हुआ होता है। आउटसाइड द सेल 45% ऑफ बॉडी वाटर। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ, बॉडी फ्लूइड के अंदर 70% क्या होता है? हर पर्सन के वेट के अकॉर्डिंग
बॉडी फ्लूइड होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। 2 पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे बॉडी फ्लूइड देख लो, ये आपकी क्या है, दिस इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा, अब जो ये प्लाज्मा है वो भी तो एक फ्लूइड है। ये है इंट्रासेल्यूलर, ये सेल्स है हमारी। सेल के अंदर जो ये आपको येलोइश कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म को ही हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोल रहे हैं। क्लियर। इंटरेशियल फ्लूइड, IF जिसको बोलते हैं, इंटरेशियल फ्लूइड। सेल के बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ है ये ब्लूइश कलर का, इसको हम इंटरेशियल फ्लूइड बोलते हैं, या फिर कह देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। चलो फ्लूइड के टाइप थोड़े से हम समझ लें। ये क्या है हमारा बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड को हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है। अब इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड मींस आपको मालूम चल गया कि ये हमारी सेल है और इस सेल के अंदर जो येलोइश पोर्शन है तो वो सेल का क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, ये वाला। बस इस सेल के अंदर अदर ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। ये लीजिए, हमने ये फ्लूइड बना दिया है और ये बना दी हमने सेल। किसी को कोई आपत्ति? दिस इज द सेल और ये इसके अंदर येलोइश पोर्शन है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ऑल राइट, ऑल राइट। अब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसका अलग अलग पार्ट होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के 3 पार्ट होते हैं। 1 पार्ट इज प्लाज्मा, सेकेंड पार्ट इज IF मतलब इंटरेशियल फ्लूइड। लिख दूं, इंटरेशियल फ्लूइड। ठीक है जी। थर्ड है आपका ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। अब ये जो ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड होता है ये कई तरीके का होता है, जैसे कि CSF फ्लूइड, GIT फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, लिम्फ फ्लूइड। तो ये जो बाकी फ्लूइड्स है कुछ इस तरीके के हैं। क्लियर? ये चार्ट समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू समझो, ये जो प्लाज्मा है आपको मालूम है दिस इज द ब्लड वेसल। ये क्या है हमारी ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहता है। ब्लड को जब हमने 2 पार्ट में किया था तो ब्लड प्लाज्मा और सेल्स निकल रही थी, तो सेल्स को अलग कर दो, जो उसके अंदर प्लाज्मा है वो भी क्या है, बॉडी फ्लूइड है। तो उसी प्लाज्मा की बात हो रही है, ये क्या है, बॉडी फ्लूइड। दूसरी चीज इंटरेशियल फ्लूइड, ये जो ब्लूइश कलर का दिख रहा है आपको, सेल के बाहर और ब्लड वेसल्स के बाहर भी ये फ्लूइड होता है, तो यहाँ पे इंटरेशियल फ्लूइड कहलाया जाता है। ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल के चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ होता है वो वाला। GIT आपके स्टमक में जो फ्लूइड है थोड़ा बहुत। साइनोवियल आपके घुटनों में, जॉइंट्स में जो फ्लूइड है। लिम्फ आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड है, वो सारे फ्लूइड ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी, मजा नहीं आएगा किसी को कोई भी परेशानी हुई तो। टोटल बॉडी वाटर इंट्रासेल्यूलर इतना, मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी सेल्स
ये आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही चीज़ बताई हुई है। ये हमारी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंटरेशियल फ्लूइड सेल के बाहर, प्लाज्मा जो ब्लड कैपिलरी है, लिम्फ अलग हो गया, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड 37%। तो यहाँ आप ये चार्ट समझ ही सकते हो, सिंपल बताया है। सेल के अंदर इतना फ्लूइड है, सेल के बाहर इंटरेशियल फ्लूइड है, प्लाज्मा है, आपका ट्रांससेल्युलर फ्लूइड है, वही चीज दिखाई गई है। चलो आगे हो, कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? तो दोनों तरीके की चीजें प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक में आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट और आपका फॉस्फेट, ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ गए। चलो, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इंटरेशियल फ्लूइड, प्लाज्मा ऑल्सो इंक्लूड, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब मुझे। चलो आगे, ये आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? दिस फ्लूइड प्रेजेंट एज जेल लाइक एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स। जो बाहर हमारा फ्लूइड है वो जेल लाइक है, चिपचिपा है, पूरा लिक्विड तो नहीं है, हल्का हल्का जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसकी। द प्लाज्मा एंड इंटरेशियल फ्लूइड इंटीग्रेट थ्रू पोर्स इन द ब्लड कैपिलरी विच अलाउ वाटर एंड मोस्ट डिजोल्व सब्सटेंसेस एक्सेप्ट प्रोटीन टू डिफ्यूज। अब इस लाइन को समझने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था। उनने बोला है जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की जो ये कैपिलरी, ये जो कैपिलरी वॉल है या मेम्ब्रेन हम इसको बोल सकते हैं, ये वाली, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम ब्लड कैपिलरी बोल सकते हैं, ब्लड कैपिलरी वॉल बोल सकते हैं। अब यहां पे तो फ्लूइड भरा हुआ है, कौन सा? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा इस ब्लड मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे पोर्स बने हुए रहते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। उन पोर्स के थ्रू इस प्लाज्मा के स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। इसके वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें क्रॉस कर जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स नहीं, इसके अंदर जो आरबीसीज है वो नहीं, छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आरबीसी के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। किसके अंदर? या ये क्या है, क्या है ये आपका इंटरेशियल फ्लूइड है, इंटरेशियल फ्लूइड आईएफ। इस आईएफ में ब्लड प्लाज्मा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर इसमें वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर की कमी है तो ये इंटरेशियल फ्लूइड से ले लेगा। अगर इंटरेशियल फ्लूइड को हल्की सी भी थोड़ा, मतलब यहाँ पे वाटर का मेंटेन करने के लिए, या फिर हमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था, वहीं से यही समझ लो, ये जो आपका इंटरेशियल फ्लूइड है ये आपकी सेल्स है, राइट। अब यहाँ छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं इस कैपिलरी पे, तो छोटे मॉलिक्यूल्स इजीली क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर क्रॉस कर गया, यहाँ पे WBC के छोटे लिम्फोसाइट्स क्रॉस कर गए। तो जो वो एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे आ रहा था, लिम्फेटिक सिस्टम की बात हो रही है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल कौन सा है? WBC है, WBCs हैं और आपके लिम्फोसाइट्स हैं। तो वो लिम्फेटिक वेसल्स उसको कैरी कर लेती हैं और कैरी करके अपनी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर डालती हैं, वो लिम्फ कहलाता है। ये वाला पोर्शन लिम्फ कहलाता है। यहाँ पे ऐसा होता है, अगर वेसल्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो ये इंटरेशियल फ्लूइड से वाटर को मेंटेन कर लेगा इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू। क्लियर? चलो, कौन से पेज नंबर पे आ गए हम?
ठीक है, ध्यान से देखो, बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन ऑफ टिश्यू वेरीज बाय, टिश्यूज के अंदर लीन टिश्यू हैव हायर फ्लूइड कंटेंट देन फैट टिश्यू, फैट टिश्यू के कंपैरिजन में जो लीन टिश्यूज होते हैं, मसल्स होती हैं, उनके अंदर वाटर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फैट। तो इसीलिए मेल के अंदर एज कंपेयर टू फीमेल वाटर ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर वाटर कम होता है, क्योंकि उस फीमेल के अंदर फैटी टिश्यूज ज़्यादा होते हैं और मेल के अंदर मसल्स टिश्यू ज़्यादा होते हैं। मसल्स टिश्यू में फैटी टिश्यू के कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा होता है, इसीलिए मेल के अंदर बॉडी फ्लूइड, मेल के अंदर फ्लूइड ज़्यादा होता है और फीमेल के अंदर फैट ज़्यादा होता है। जेंडर, मेल हैव मोर लीन टिश्यूज एंड देयर फॉर मोर बॉडी फ्लूइड, वही बात है, मेल के अंदर लीन टिश्यू, लीन टिश्यूज मतलब मसल्स टिश्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए वो उनके अंदर वाटर बॉडी फ्लूइड ज़्यादा होता है। तो ये भी वही है। चलिए, बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्रोटीन, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, पढ़ लीजिएगा ये सारी चीज़ें खुद, सारी चीज़ें बताई हुई है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड पे, आई थिंक बताने की भी जरूरत नहीं है। ब्लड में बेसिकली 3 कंपोनेंट आते हैं, हमारा ब्लड, हार्ट और आपके ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आपको बताया गया है आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है ना। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। तो आर्टरी और वेन्स, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। क्लियर। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, सेल्स, वाटर, सारी चीज़ें रहती हैं। हार्ट एक पंप की तरह, एक मोटर की तरह ये काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। एक घंटे के अंदर अपलोड नहीं हो पाता है क्योंकि जो प्रोसेस है वो 24 घंटे का वक्त लेता है, इसी वजह से वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ अपलोड करनी पड़ती है, तो वो 1 घंटे में नहीं हो पाता, सॉरी फॉर दैट। चलिए, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। आई थिंक ये सारा चीज़ मैंने बताई है, यूनिट 3 हमने पढ़ ली है। ये फाइबरलेस कंपोनेंट होते हैं, ओरिजिन मेसोडर्म होता है, क्वांटिटी 5.5 लीटर क्वांटिटी होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर ब्लड की क्वांटिटी 5.5 से 6 लीटर होती है। पीएच इसका 7.4 है। क्लियर। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 55% होता है। फॉर्म एलिमेंट जो सेल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसीज के अलग अलग टाइप है, ग्रेन्युलोसाइट्स, 2 टाइप के आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, 90% वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अदर सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंजाइम्स, आपके गैसेस और आपका वेस्ट मटेरियल, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट है। प्रोटीन कौन कौन सा है, प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। क्लियर। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोब्यूलिन इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ये ब्लड क्लॉट करता है। ये क्या है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इसको कोई आकर के एक्टिवेट करेगा जब ये क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। क्लियर। ग्लोब्यूलिन 2 सेल्स रिलीज करता है, अल्फा एंड बीटा।
एंड गामा, सॉरी 3 सेल्स रिलीज करता है। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर लेना है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो आप सर की क्लास अब कंटिन्यू करिएगा, सर की क्लास होगी, सभी बच्चे कहीं नहीं जाना, ये रहना। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।